बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुबह बखैर। एक नए जोश और नए जज्बे के साथ नई उम्मीद लिए आपके सामने हम मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जहां पर भी होंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नजफ राजा। गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं आप ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और दुआ है नाजरीन कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और ज़िंदगी को हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ जिएं। आज का शो हस्बे रवायत मालूमात, तफरी और तज़िया और रहनुमाई से भरपूर होगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि हम वही कुछ आपको यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, आपके लिए सेगमेंट्स अरेंज करेंगे जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और आपको भरपूर मालूमात भी मिलेगी। इस हवाले से आपको बताते चले कि हमेशा से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मौसम की सूरत हाल से। आपको बताएंगे कि मानसून का जो है 5वां स्पेल शुरू हो गया है। ये स्पेल कितना ताकतवर और तवील हो सकता है, इससे मुताल्लिक आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ बात करेंगे सियासत की। तो 9 मई केसेस में सजाओं के बाद पीटीआई रहनुमाओं की नाअहलियां शुरू हो चुकी हैं। नाअहलियों का सिलसिला आखिर कहां तक जाएगा, इस पर दो टोक तज्जिया होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का नया और मॉडर्न पुलिस स्टेशन मुतारिफ करा दिया गया। ये पुलिस स्टेशन किस तरह काम करता है, इस पर हमारे खुसूसी मेहमान हमारे साथ होंगे। सेहत की अगर बात कर ली जाए तो मानसून बारिशों में टाइफाइड फैलने की वजूहात क्या हैं और इसका तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या इलाज है, इस पर नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में चीनी का बहरान फिर से शिद्दत इख्तियार कर गया है। कई शहरों में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। चीनी महंगी होने की वजह क्या है, इस पर मजीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ रावलपिंडी में सिद्रा कत्ल केस में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि सिद्रा को क्यों और किस तरह कत्ल किया गया, वजह क्या थी, उसकी अपडेट से भी आपको आगाह करेंगे। सेहतमंद जिंदगी के लिए रोजाना कितने कदम चलने चाहिए, आलमी तहकीक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस पर फिटनेस एक्सपर्ट से बात होगी और साथ ही बात करेंगे मोटापे की शिकार लड़कियों को शादी के मसाइल का सामना क्यों करना पड़ता है। इस पर रिलेशनशिप कोच हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारी रहनुमाई करेंगी और उनसे उनकी माहिराना राय हासिल करेंगे। इसके अलावा आपके साथ सोशल मीडिया पर बनने वाली खबरें हों, वीडियोस हों या दीगर मालूमात हो, वो भी शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तो हम करते हैं मौसम की सूरत हाल से। तो बताइए, आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क भर में मानसून का 5वां स्पेल जारी है। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई है। NDMA ने 31 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 23 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां अक्सर इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। पेशावर में दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 29 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं सुबह पंजाब के मौसम पर, जहां पंजाब के अक्सर इलाकों में बादलों का राज रहेगा। लाहौर में
ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहरे इक़्तिदार इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब रुख करते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 42 और कम से कम 31 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान की जानिब चलते हैं, जहां अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारखान, मूसा खेल, लोरालाई, खुजदार, अवारान और मुल्हिका इलाकों में बारिश मुतवक्के है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शहर कायद कराची में दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान उमरकोट, थरपारकर, सांगड़, मिट्टी और मीरपुर खास में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। 9 मई के केसेस में सजा पाने वाले रहनुमाओं की नाअहलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, MNA अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर को नाअहल करार दे दिया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी जबकि सरगोदा की ATC ने अहमद चट्ठा और अहमद खान भच्चर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। दूसरी जानिब आज बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात की जमानत से मुतालिक अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि पंजाब असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पंजाब में 9 मई केसेस में इंसाफ फराहम नहीं किया गया। अदालतें रात 2 बजे लगाई गई। नामजद लोगों को अपनी सफाई पेश करने का मुनासिब वक्त नहीं दिया गया, जो आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। खत में इस्तदा की गई है कि 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और केसेस के लिए जुडिशल मैकेनिज्म बनाया जाए। 5 अगस्त को सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है, मगर अभी तक PTI तहरीक का कोई मोमेंटम बनता नजर ही नहीं आ रहा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। यह एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। 31 जुलाई को अपोजिशन इत्तेहाद की APC में एहतजाज का लाहेअमल दिया जाएगा। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के मामले पर तहरीक इंसाफ का प्लान B सामने आ गया है। जलसे की इजाज़त न मिलने पर मुल्क भर में हल्कों की सतह पर एहतजाज करने का फैसला किया गया है और तमाम हल्कों के एहतजाज की फुटेज क़यादत को भेजी जाएगी और एहतजाज ना करने वाले अहदेदारों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अतर साहब आपके वक्त का। सर, PTI रहनुमाओं की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज हम करेंगे। क्या PTI एहतजाज से अपने मकासद हासिल कर पाएगी? कोई जहाँ तक ये कोई सोच रहा है कि एकदम से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, वैसा तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एहतजाज का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, एक मसले को हाईलाइट करते हैं। इस एहतजाज के नतीजे में यकीनन जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है, इमरान खान साहब जेल में बैठ के जो इल्ज़ामात लगाते हैं, उन इल्ज़ामात को हाईलाइट करने के लिए तो ये एक बड़ा इवेंट तो हो सकता है। लेकिन इसके नतीजे में अगर कोई ये सोच रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी 5 अगस्त को, वो मुझे उस तरह होती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताएगा कि PTI ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान जलसा करने का ऐलान कर दिया है और इंतज़ामिया से इजाज़त मांग ली है। क्या आपको लगता है कि PTI को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मिलेगी? हुकूमत को मीनार पाकिस्तान पे
पे जलसे की इजाज़त देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जब से मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत आई है, हर तरफ आपको पोस्टर नज़र आते हैं, उस पर मरीम बीबी की तस्वीर हैं, हर तरफ आपको मंसूबे नज़र आते हैं, हर तरफ आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत बार बार ये दावे कर रही है कि हमारी पॉपुलैरिटी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो मेरे ख्याल में मीनार पाकिस्तान में उनको इजाज़त दें ताकि पूरी दुनिया देखे कि वो कितने पॉपुलर हैं या नहीं है। उनको शर्मिंदा करें तो इजाज़त तो देनी चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत इजाज़त देगी? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उनको इजाज़त देगी। वजह वही है कि दावे बातें अपनी जगह पे, अभी तक जो अवामी बयानिया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बहुत आगे है, अवामी सपोर्ट में भी हुकूमत से बहुत आगे है। हुकूमत अगर समझती है कि जो मैं बात कर रहा हूँ या जो दीगर लोग इस तरह की बात करते हैं वो हकायक के मुनाफी है, तो वो खुद एक जलसा करके देख लें। अब आप देख लें कि जब से मियाँ साहब आए, एक जलसा वहाँ पे किया गया, उसके बाद उधर किसी ने जलसा नहीं किया। तो हुकूमत को तो इजाज़त देनी चाहिए ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी पॉपुलर है या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजाज़त दी जाएगी। सर, बानी की रिहाई के लिए 5 अगस्त को पीटीआई सिर्फ एक दिन का एहतजाज करेगी या फिर तहरीक का बाकायदा आगाज हो जाएगा? अगर तहरीक शुरू कर दी जाती है तो फिर सवाल ये है कि इसको लीड कौन करेगा? तहरीक की क़यादत तो इमरान खान साहब ही कर रहे हैं, जेल से वो लीड कर रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि एकदम से कोई तहरीक सड़कों के ऊपर शुरू हो जाएगी या इस तरीके से लोग बाहर निकल आएंगे और 5 तारीख के बाद हर रोज़ आपको जलसे जुलूस नज़र आएंगे, आपको गिरफ्तारियां नज़र आएंगी, हो सकता है कि वैसा ना हो। ये जो एहतजाज होता है, ये जो तहरीकें होती हैं, इसमें बुनियादी तौर पे आपने एक मैसेज देना होता है आवाम को, अपने वोटर सपोर्टर्स को, कि जनाब ये जो मामला है इसके ऊपर हम खड़े हैं, ये हमारा प्रिंसिपल स्टांस है इस चीज़ के ऊपर। और अगर आप उस हवाले से देखें तो इमरान खान साहब ने तो मेरे ख्याल में ये तहरीक उसी दिन कामयाब कर दी थी जिस दिन जेल में होते हुए उन्होंने इलेक्शन जीत लिया था। जो चीज़ें, जो लीडर 25-25, 30-30 साल जेल में रह के और इतनी बड़ी तहरीक चला के जो लोग हासिल करते हैं, इमरान खान साहब ने तो वो गुज़िश्ता बरस वैसे ही हासिल कर लिया। इस तहरीक का मकसद क्या होता है? इस एहतजाज का मकसद क्या होता है? कि आवाम को अपनी तरफ माइल किया जाए। अब ये तो नहीं है कि तहरीक के नतीजे में कोई जत्था उठेगा और वो जाके इमरान खान साहब को रिहा करवा लेगा। आई डोंट नो ये किसके जहन में ये फिगर है या किसके जहन में ये फिल्म है या ऐसी कोई बात है। यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि जी स्ट्रीट पावर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो मौलाना को भी साथ मिला लें। मौलाना के पास कौन सी स्ट्रीट पावर है? उनको तो वोट ही नहीं पड़ा। वोट तो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को पड़े। वो जो उनके पास है वो स्ट्रीट पावर नहीं, वो जत्था है। इस वजह से यहाँ पे दानिश्वर जत्थों की सियासत को स्ट्रीट पावर कहते हैं। स्ट्रीट पावर तो वो आम वोटर है जिसने बाहर निकल के वोट डाला 2024 में। तो मेरे ख्याल में स्ट्रीट पावर तो इस वक्त इमरान खान साहब के पास है और तहरीक का बुनियादी मकसद एक मैसेज देना है, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है, तो वो तो हो रहा है। अतहर साहब, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में इस पहलू पे बात की है। मजीद गुफ्तगू करते हैं। पीटीआई दावा कर रही थी कि बानी के बेटे सुलेमान और कासिम आएंगे और तहरीक जोर पकड़ेगी, मगर अब इतलात ये आ रही हैं कि जमाइमा खान ने बेटों को पाकिस्तान आने की बजाय बरतानिया वापस बुला लिए। क्या आपको लगता है कि सुलेमान और कासिम पाकिस्तान में आकर तहरीक में हिस्सा ले पाएंगे? अमेरिका से तो उन्होंने वापस बरतानिया ही जाना था, यूगोस्लाविया तो नहीं जाना था। मसला ये है कि इतना तो जमाइमा को भी नहीं पता जितना पाकिस्तानी मीडिया में उनके हवाले से यहाँ पे खबरें होती हैं। उनके बेटों ने यकीनन ये कहा है कि वो अपने वालिद को मिलने आना चाहते हैं, लेकिन क्या वो यहाँ पे आके कोई तहरीक चलाना चाहते हैं? इस हवाले से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ही उनके ख़ानदानी ज़राए ऐसी कोई बात करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो इधर आएंगे अपने वालिद से मिलने के लिए तो उससे हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुकूमत ने पहले जो बयान दिया कि अगर वो आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है, वो एक आलमी खबर बन गई। उनका ताल्लुक एक हाई प्रोफाइल ख़ानदान से है, तो उनके आने से यकीनन इमरान खान साहब का जो केस है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, मकसद होता है कि मामलात को हाईलाइट किया जाए। तो उनके आने से तो वो मामला हाईलाइट होगा। क्या अभी वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला नहीं किया गया। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है और कोई ऐसी चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि उनकी वालदा ने कहा हो कि आपने नहीं जाना, लेकिन वो किस डेट पे आएंगे, कब वो हतमी फैसला होगा, वो अभी तक क्लियर। अतर साहब, बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक 8 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की अपीलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। मौजूदा सूरत हाल को देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई की मुश्किलात कुछ हद तक कम हो सकती है? पीटीआई की बहुत सारी सियासी मुश्किलात भी हैं और फिर कानूनी मुश्किलात की वजह से उनमें इजाफा होता है। अब सुप्रीम कोर्ट मोजेस
अदालत के सामने जब वो सारा मुकदमा आएगा वो देखेंगे और उसके ऊपर कोई वो फैसला सुनाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है? वो नहीं है। मैं ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ ही इलेक्शन कमीशन ने इनके जो जिन लोगों को सज़ाएँ हुई थी उनको नोटिस वगैरह भी जारी नहीं किया, बस उनको नाअहल करार दे दिया। उधर जमशेद दस्ती साहब जो हैं उनको नाअहल करार दिया गया, उनका मुकदमा भी लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो उनकी अपील नहीं लग रही है। दूसरी तरफ बाई इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सियासी ये सिस्टम है उसमें जितना कमज़ोर किया जा सकता है वो किया जाए। ये हुकूमत की कोशिश है। अब अदालतों से उनको कितना रिलीफ मिलता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक बहस तलब चीज़ है, उसके ऊपर भी बहस हो सकती है। आज का जो मुकदमा है जो मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने है वो जब कोई फैसला आएगा तो उसके बाद ही उस पर बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक। इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अपना तज्जिया दीजिएगा कि पंजाब असम्बली ने डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने जो है चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और 9 मई के मुकदमात में मुदाखलत करने और जुडिशल मैकेनिज़्म बनाने की दरख्वास्त की है। क्या PTI को कानूनी महाज पर कोई रिलीफ मिलता आपको नज़र आ रहा है? क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि ये ख़त भी उन तक पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। जो कुछ भी हो रहा है अदालतों के अंदर रात गए तक जो मुकदमे चल रहे हैं, जैसे भी मामला चल रहे हैं, वो तो सबके सामने हैं। इस एक ख़त के नतीजे में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी वैसा होता हुआ मुझे नहीं। काज़मी साहब, मुल्क में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि चीनी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 210 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने शुगर कार्टल्स को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया है। शुगर कार्टल्स को आखिर कौन लगाम डालेगा? ये कितना बड़ा चैलेंज है हर हुकूमत के लिए? शुगर मिलें किसकी हैं? मेरी या आपकी या किसी और सहाफ़ी की तो नहीं है। शुगर मिलें इन्हीं हुक्मरानों की हैं। शहबाज शरीफ साहब के अपने ख़ानदान की शुगर मिले हैं, जरदारी साहब का ख़ानदान इसमें है, दीगर अहम सियासी ख़ानदान हैं। तो ये कार्टल्स को ये तो नहीं कि कोई कोलंबिया से आया हुआ है यहाँ पे पाब्लो एस्कोबार और वो शुगर मिलें चला रहा है। ये क्या माफिया, ये क्या कार्टल? कोई माफिया नहीं है, कोई कार्टल नहीं है। हुकूमत की अपनी मर्जी है, वो चाहते हैं कि ऐसे ही मामला चलें। अगर रियासत चाहती तो वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती थी। क्या शुगर मिलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता? कभी एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी जाती है, कभी इंपोर्ट की बात की जाती है। तो कोई माफिया नहीं है। असल में माफिया वो हैं जो इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लेते। किसी की भी हुकूमत हो, यहाँ पे शुगर मिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। गंदम पे तो आपने किसान को रोल दिया, गंदम आप खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चीनी में आपका बड़ा इंटरेस्ट है। जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी बैठ के चीनी की कीमत तय करते हैं, वो भी जनाब चीनी के मामलात को देखते हैं। तो असल इशू ये है कि जैसे चीनी के मामलात को देखा जा रहा है, चीनी के जो कोई ऐसा कार्टल नहीं है जो बाहर से आया हुआ है और उसने तमाम मामलात को अपने हाथ में लिया हुआ है। हुकूमत का अपना गैर संजीदा रवैया है और लैक ऑफ विल है। क्यों है? अब शायद इसमें इनका अपना भी फ़ायदा है। जिस तरह पहले भी मैंने कहा, हुक्मरान खानदान है, उनकी अपनी मिलें हैं, दीगर लोगों की अपनी मिलें हैं। तो जो ताकतवर तबका है वो ताकतवरों को प्रोटेक्ट करता है, और चीनी का जो केस है ये इसकी एक प्राइम एग्जांपल है। बिल्कुल सही फरमाया आपने तरकाज़वी साहब। ज़्यादातर जो शुगर मिल्स मालिकान हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं और ज़िम्मेदार भी वही हैं ऑब्वियसली, जो कि इन कीमतों को बढ़ने से रोक नहीं पाते और फिर गलत फैसले जो हैं वो किए नहीं जाते बल्कि करवाए जाते हैं दानिस्ता तौर पर। और फिर हर साल आवाम के लिए ये चैलेंज जो है वो सामने होता है कि चीनी की जो कीमतें हैं वो जनाब आसमान से बातें कर रही होती हैं और फिर वो दस्तयाब भी नहीं होती। बिल्कुल, और करने को तो हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन करने की बात है। और नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ही मच जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जनाब पुलिसिंग के शूबे के अंदर इनकलाबी कदम उठाया गया है। तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का पहला पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स पाल कर दिया गया है। गुज़श्ता 2 माह से इसका टेस्ट रन जारी था और जिसके दौरान तकरीबन 7,000 से ज़ायद शहरियों की शिकायत सुनकर उनका अजाला किया गया। जबकि 22 जुलाई को एक खातून की तरफ से इस मोबाइल पुलिस स्टेशन के जरिए पहली FIR का इंदराज भी करवाया गया। ये मोबाइल पुलिस स्टेशन पूरे इस्लामाबाद की हदूद में काम करेगा और इसके पास किसी भी थाने की हदूद में FIR दर्ज करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। दूसरी जानिब ख़वातीन का बाइख्तियार बनने का ये जो सिलसिला है और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद में ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन भी फ़ाल हो चुका है, जहां ख़वातीन के लिए हेल्पलाइन 1815 यानी
15 मुख्तस की गई है। इस हेल्पलाइन पर खवातीन बिला झिझक कॉल्स कर सकती हैं, अपने मसाइल का फौरी हल करवा सकती हैं। इन पुलिस स्टेशन काम कैसे करते हैं, किस तरह काम आया इनका और मकसद क्या था, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद साहब। बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपके वक्त का। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स एक तारीखी मंसूबा है, इसके क्याम का मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स को बनाने का मकसद, लॉन्च करने का मकसद ये था कि एट टाइम्स बहुत सारे शहरी इस तरह से होते हैं, जैसे कुछ बुज़ुर्ग शहरी हैं, लेडीज़ हैं, वर्किंग वुमेन हैं, जिनकी एक्सेस एक रेगुलर पुलिस स्टेशन तक एट टाइम्स नहीं हो सकती। रूरल एरियाज़ में अगर किसी एक जगह पे पुलिस स्टेशन है तो उसका एरिया अच्छा खासा बड़ा भी हो सकता है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू आ सकता है, या किसी कंप्लेनेंट के साथ, किसी सिटीज़न के साथ एक जगह पे वाक़या पेश आ गया जबकि वो रहने वाला बिल्कुल दूसरे कॉर्नर का है, तो वो दोबारा से उस पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकता, या अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकता, या FIR नहीं करवा सकता। तो उनकी सहूलत के लिए बेसिकली ये पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स जो है, ये एक मोबाइल किस्म का पुलिस स्टेशन है जो पूरे इस्लामाबाद के अंदर किसी भी जगह पे प्लेस किया जा सकता है। और इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो तमाम जितने थाने हैं हमारे 27 पुलिस स्टेशन हैं उन सब का एक्सक्यूज मी डेटा, और वहाँ पे तमाम पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए और FIR लॉन्च करने का इसके पास इख्तियार है। तो बेसिकली ये इस्लामाबाद के अंदर किसी भी जगह के ऊपर किसी भी शहरी को एड्रेस कर सकता है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी फैसिलिटेशन सेंटर्स पे दी जाती हैं, जिसमें कंप्लेंट लॉन्च करनी है, लॉस रिपोर्ट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ड्राइवर्स लाइसेंस की रिन्यूअल है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी इसी पुलिस स्टेशन के अंदर अवेलेबल हैं शहरियों के लिए। बिल्कुल तो ठीक है जवाद साहब, बड़ा अच्छा मंसूबा है कि 27 पुलिस स्टेशन में कई भी FIR का इंदराज जो है वो किया जा सकता है। लॉन्च किया गया है, जिसका एक इंचार्ज है जो SHO पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स भी है। इसमें फीमेल स्टाफ भी अवेलेबल है, और साथ में साथ पेट्रोलिंग के लिए भी इसमें साथ मोबाइल जो मोटर बाइक यूनिट्स हैं वो भी साथ इसके अटैच किए गए हैं, ताकि ये एज इंडिपेंडेंट यूनिट काम कर सके। ठीक है जवाद साहब, ये मोबाइल पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद के किन किन इलाकों में काम करेगा? क्योंकि इख्तियार तो उसके पास 27 पुलिस स्टेशन में किसी भी थाने के अंदर FIR के इंदराज का है, और अवेयरनेस कैंपेन ऑब्वियसली बड़ी ज़रूरी होती है, आवाम को आगाही देना बड़ा ज़रूरी होता है। आवाम को किस तरह से मालूम होगा कि जो मोबाइल पुलिस स्टेशन है ये इस वक्त किस इलाके में, किस जगह पे मौजूद है, ताकि वो इससे इस्तेफादा कर सकें? जी, पहला जो आपका सवाल है कि ये इसको कहाँ प्लेस करेंगे, तो इसको हम शुरू से ही इसका हमने एक स्केड्यूल जारी कर दिया है। ये मुख्तलिफ मराकज़ के अंदर, सेक्टर्स के अंदर, मेन कोई हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी कोई मार्केट्स हैं, वहाँ पे इसकी डिफरेंट जगहों पे हम प्लेसमेंट करते रहा करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। और उसका हमने हर वीक का पूरा एक स्केड्यूल ऑलरेडी जारी कर दिया हुआ है कि जी फॉर एग्जांपल मंडे को ये एक सेक्टर में प्लेस होगा, ट्यूसडे को दूसरे सेक्टर में होगा। तो वो उस स्केड्यूल की जो है वो सारी हम तशहीर जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, ताकि शहरियों को टाइमली पता चल सके कि जी कल के दिन में ये पुलिस स्टेशन कहाँ पे अवेलेबल होगा। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें इस हवाले से भी बताइएगा कि ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है, इसके क्याम का मकसद क्या था, और क्या ये सिर्फ घरेलू तशद्दुद पर काम करता है, हरासा पर काम करता है, या इसके दीगर भी जो मसाइल हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है? जी, ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो बेसिकली वुमेन पुलिस स्टेशन की ही एक एक्सटेंशन है। अच्छा। अब वुमेन पुलिस स्टेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही अवेलेबल है जो G7 के अंदर है। तो अब अगर किसी कोई फीमेल ने कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी है, फॉर एग्जांपल वो कहीं होमक में रहती हैं या कहीं तरनौल वाली साइड पे रहती हैं और G7 तक उनकी एक्सेस नहीं है, तो ये ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन की फैसिलिटी भी दी गई है उनको कि ये इस हेल्पलाइन के थ्रू अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सके, कोई इमरजेंसी कॉल हो वो नोट करवा सकें, किसी किस्म का कोई लीगल एडवाइस लेना हो हमारे स्टाफ से तो वो उनके साथ बात कर सकती हैं, डिस्कस कर सकती हैं किसी भी किस्म का इशू। तो और अगर अपनी FIR करवाना चाहती हैं तो वो भी इसके थ्रू करवाई जा सकती है। तो ये मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जो हैं वो फीमेल्स को बेसिकली एक्सटेंड की गई हैं इस ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन के ज़रिए,
ताकि जिनकी एक्सेसिबिलिटी पुलिस स्टेशन तक ना हो सके तो वो यहाँ पे अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकें और कोई भी किस्म का इशू बिल्कुल ठीक है जवाद साहब, खवातीन अगर अपनी कंप्लेन लॉन्च करेंगी तो बड़ा ज़बरदस्त भी है, और इस ज़मन में प्राइवेसी खवातीन की जो है उसको यकीनी बनाना बड़ा ज़रूरी है जो कंप्लेनेंट हैं। तो यकीनन ये नुक्ता भी आप लोगों के माइंड में होगा। सर, 1815 हेल्पलाइन पर जो भी खवातीन कॉल करती हैं उनके डेटा के हवाले से, उनकी आइडेंटिटी के हवाले से ये प्राइवेसी को किस तरह इंश्योर किया जाता है? जी, एक तो हमारा जितना जो सिस्टम है, जो 15 है, 1815 और बाकी जितने हमारे ऐप्स चलती हैं वो सारे एक तो साइबर उसके हिसाब से सिक्योर हैं, और उसके अलावा चूँकि हमारा सारा जो स्टाफ इस 1815 के ऊपर अटेंड करता है फीमेल्स को, वो सारा फीमेल स्टाफ ही है आगे, और उसमें हमने ये चीज़ बिल्कुल अपने SOP में इंश्योर की है कि जी फीमेल जितनी भी वहाँ पे एक्सेस करेंगी एप्लीकेंट्स, कंप्लेनेंट्स, तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो अगर कोई अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करना चाहे फर्दर तो वो हम उसको उसी तरह से उनको फैसिलिटेट करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। आखिर में ये भी बताइएगा कि इन जदीद इक़दामात से पुलिस पर आवाम के एतमाद में इजाफा देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, जो ये हमारे जितने इनिशिएटिव्स हैं, पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स है, उसके अलावा जो हमारे दीगर इनिशिएटिव्स हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, मोबाइल फैसिलिटेशन सेंटर है, और अब ये विमेन पुलिस स्टेशन जो ऑनलाइन लॉन्च किया गया, तो इसको बड़ी मतलब वाइड स्प्रेड एप्रिसिएशन भी मिल रही है, और लोग आके विजिट्स भी कर रहे हैं, इंटेंशनली आके देखते हैं और उसके बारे में बिल्कुल जानना भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली इससे जो है वो आवाम में जो है वो पुलिस के ऊपर जो है आवाम का एतबार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और जवाद तारिक साहब इनसे मुतालिक हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हम देखने के अवाम का जो एतमाद है पुलिस पर वो भी मजबूत हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का खास तौर पर जो मनसूबा है, जो शहरी खौफजदा रहते हैं थानों में जाते हुए अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हुए, अब वो खौफ भी किसी हद तक कम हो गया है। वो ऑनलाइन जाकर वहाँ पर दरख्वास्त भी दे सकते हैं, और इस हवाले से बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस ने स्केड्यूल भी तैयार किया है कि अगर एक दिन ये पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स यहाँ पर लोकेट है तो अगले दिन किसी और एरिया में उसको वहाँ पर खड़ा किया और जाए। स्पेशल बात इसकी ये है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो इंतजामात किए गए हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी और इकदाम किए गए हैं, वो काबिले तारीफ हैं, और उम्मीद इसी चीज़ की कि इसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा और बहुत अच्छा फीडबैक आएगा। उससे भी गाहे बगाहे आपके साथ हम वो शेयर करेंगे। अभी नाजरीन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेहत के हवाले से। टाइफाइड बुखार की बात करेंगे आज हम। जैसे कि आम तौर पर इसको आंतों का बुखार कहा जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर मानसून के मौसम में फैलती है। हमारे जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम को ये कमज़ोर कर देते हैं। दैट मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाता है। बदकिस्मती से इस बीमारी के इलाज के लिए ज़्यादातर मरीज़ों को फ़ौरन एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं। ये दवाइयाँ वक्ती तौर पे तो उस मरीज़ को सुकून दे देती है, लेकिन बाद के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो जाते हैं, जैसे कि मैदा, जिगर और जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचता है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ कुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होती है बल्कि कई दीगर पेचीदा बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब सवाल ये कि क्या वाकई टाइफाइड का इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक से ही किया जा सकता है, या तिब्बे नबवी और कुदरती तरीका इलाज की रोशनी में भी इसका इलाज मुमकिन है? तो टाइफाइड का एक सस्ता, महफूज और मौसर इलाज क्या है जो ना सिर्फ घर बैठे मुमकिन है बल्कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, ये जिस्म के किसी और हिस्से को भी मुतासर ना कर रहा हो? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद में नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट डॉक्टर जमील अहमद मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद। सबसे पहले हमें ये बताएं कि टाइफाइड बुखार है क्या? मतलब जिस तरह से हमने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया कि आंतों का ये बुखार है, तो ये किस तरह हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आज का जो टॉपिक है और ख़ास तौर पे लोगों को आज हम इंशाल्लाह घर बैठे मुफ्त में इतना अच्छा इलाज देंगे कि ये जो साल से लोग टाइफाइड के मर्ज में मुब्तला हैं और वो हर 2-4 महीने के बाद, और वो कहते हैं जी बार बार ये आता है और मसाइल ही मसाइल हैं, इनको घर बैठे मुफ्त में इलाज इंशाल्लाह आज मिलेगा। ज़बरदस्त बात ये है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपने मानसून की बात की ना, उसके अंदर ये होता है कि जो हम खुराक इनटेक कर रहे होते हैं, हमारी खुराक मोस्टली जो है ना उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी होती है। बहुत ज़्यादा ना सही तो थोड़ी सी बासी ज़रूर होगी होती है। हाँ। और फिर हम जैसे फ्रिज वगैरह में रख के खाने और वहाँ से निकाल के बार बार गर्म करके वो करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है।
फिर ये होता है कि हम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, खाना बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं, वो भी मसले हैं। तो हमारे स्टमक के अंदर जब प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी वगैरह शुरू होगी, तो वहाँ से जो खुराक जुज़्वे बदन बन गई वो तो गई हमारे खून के अंदर, ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट हो गई, और जो बाकी खुराक बची वो हमारी छोटी बड़ी आंत के अंदर गई, और उसके बाद उसने एक फुजला की शक्ल में हमारे बॉडी में पड़े रहना है काफ़ी देर तक, और फिर उसने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 24 घंटे के बाद उसने बॉडी से वेस्ट होना है। तो वो जितनी देर छोटी बड़ी आंत में पड़ी रहती है वहाँ पे उसके अंदर ताफन पैदा होता है, और दूसरा जो स्टमक से डाइजेस्टिव ट्रैक की ख़राबी की वजह से जो वहाँ पे एसिडिटी और जो पोजीशंस आएंगी वो सारा ताफन एक हमारी आंतों के अंदर जन्म लेगा, और वहाँ पे एक पॉइजनिंग फ्लूइड बन जाता है, एक जहरीला मादा सा बन जाता है। उसमें ये होता है कि उसको बर्न करने के लिए, उसको किल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है और उसके अंदर एक हीलिंग पावर अल्लाह ने रखी है, वो हमारे ही जिस्म के अपने खिलाफ उठ खड़ा होता है और हमें कुदरती एंटीबायोटिक अमल एक देता है। वो नेचुरली जो हमारा एंटीबायोटिक अमल है वो हमारा बुखार है, टेम्परेचर है, जो हमारी बॉडी के 98.4 फ़ारेनहाइट को ऊपर लेके जाता है, 100, 101, 102, 103 इस तरह ऊपर लेके जाता है। अच्छा, वो आ रहा होता है कि हमारे आंतों के अंदर वो जो फासद मादे रुके, वो जो हमारे लिए कहीं बहुत ज़्यादा बीमारी का या वहाँ कैंसर तक का भी बायस बन सकते हैं, उनको तलफ करेगा, बर्न कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही बुखार आया हमने उसके लिए कोई पैरासिटामोल पैराडोल से स्टार्ट लिया, और साथ ही हमने डॉक्टर के पास गए तो उसने हाई पोटेंसी 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक पे लगा दिया। जबकि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो है ना, वहाँ पे ये मुहिम चली कि डोंट यूज़ द एंटीबायोटिक्स, कि बायो जिंदगी, एंटी बायो यानी जिंदगी का जो मुखालिफ है। अल्लाह ताला आपको अंदर से एंटीबायोटिक एक अमल शुरू करवा रहा है, और हम बुखार को दबाकर ऊपर से एंटीबायोटिक लेकर, वो जो हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स हैं वो सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, हमारे मैदे के लिए, इवन मुंह के लिए भी, माज़ दफ़ा मुंह पक जाता है लोगों का अंदर से, जुबान पक जाती है, मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं, उसके बाद वो हमारे खुराक की नाली, उसके अंदर जलन, फिर हमारे जो ड्यूटीनम है, फिर उसके बाद हमारा जो मैदा है, स्टोमक है, उसके अंदर, फिर वहाँ से हमारे जिगर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। जिगर को उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ जाते हैं, जो वो पूरी तरह से उसको अब्जॉर्ब करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए वो उसको प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाता। फिर वो छोटी बड़ी आंत की तरफ गए। तो जब आप एंटीबायोटिक्स का इस तरह का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे और जाते ही उसको ड्रिप, टीके और इस तरह की चीज़ें देंगे, तो वो पेशेंट वक्ती तौर पर तो शायद थोड़ा सा रिलीफ करेगा, लेकिन सिर्फ बुखार की हद तक, लेकिन वो मसले उसके बिगड़ते चले जाएंगे। वो बुखार उसकी हड्डियों तक और पूरी बॉडी के अंदर ऐसा सरायत करता है, वो पॉइजनिंग फ्लूइड फिर पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है, और फिर वो कई महीनों तक चलता रहता है। फिर बाज़ दफ़ा डॉक्टर इसको लंबे कोर्स यानी 3 4 महीने तक उसको एंटीबायोटिक खिलाते हैं। अच्छा। उतनी देर में मैदा खराब, एच पलोरी आ गया होगा, उतनी देर तक जिगर खराब होके, फैटी होके, उसका एलएफटीज बिगड़ कर उसके यरकान और हेपेटाइटिस तक केस चला गया होगा, और फिर वो मरीज़ अगर थोड़ा सर्वाइव करता है तो फिर 1-2 महीने अच्छे गुजरते हैं, और उसके बाद फिर वही बुखार और वही बार बार सारा कुछ, और फिर अगेन एंड अगेन वही प्रोसेस होता रहता है। अब इसका असल ये है कि जब भी जिसको भी ऐसा बुखार आए, तो एक तो उसके लिए कोई भी बुखार उतारने के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं फौरी तौर पर, ये हमें इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स तक नहीं लेने चाहिए। ये नंबर 2 कि जिनका बुखार बहुत पुराना हो चुका हुआ है और टाइफाइड उनका जो है वो बार बार आ रहा है और बिगड़ा हुआ है और कई सालों से, इवन दो कि उनकी भूख मुतासर हो चुकी हुई है, हड्डियों का ढांचा बन रहे होते हैं, वजन जो है वो कम हो रहा होता है, वेट लॉस हो रहा है, और कई सारे ऐसे इशूज़ हैं, तो इनके लिए बेहतरीन जो तिब्ब नबवी का नुस्खा है वो ये है कि ये 1 तोला देसी अजवाइन लेंगे। देसी अजवाइन लेंगे, पंसार से जाएं, उससे जड़ी बूटी वाले से मिल जाएगी, पंसारी से 1 तोला देसी अजवाइन ले, वजन पूरा लेना है उससे 1 तोला, घर में अंदाज़ा नहीं लगाना, घरों में अक्सर अजवाइन होती है लेकिन अंदाज़ा नहीं लगाना, वज़न उसका पूरा रखना है, 1 तोला वज़न हो उसका। तो वो देसी अजवाइन 1 तोला लेकर आप 1 गिलास पानी में उसको मट्टी के किसी बर्तन में, यानी मट्टी का प्याला हो, मट्टी का गिलास हो या मट्टी का कोई भी बर्तन हो, उसके अंदर आप 1 गिलास पानी डाल के और 1 तोला देसी अजवाइन उसके अंदर रात को भिगो के ऊपर से डाम के रख दें। सुबह आप उठें और उसको खाली पेट जो है ना वो आपने लेना है, और उस पानी को उसमें से छान लें, स्ट्रेनर से छान कर उसमें 15 से 20 कतरे कलवंजी का तेल डालना है, और इसको इसी तरह सुबह निहार में उस पेशेंट को खाली पेट पिला दें। और अजवाइन को निकाल देना, अजवाइन निकाल देना, वो तो खत्म होगी ना, छान लिया। तो इसको, इस पानी को सुबह पिला दें उसको खाली पेट। 1 दफा जस्ट सिंगल डोज है सुबह 1 दिन।
अगले दिन दूसरे दिन फिर सेम वही प्रोसेस नए सिरे से करें, 3 दिन करें। 3 से 5 दिन में आपकी जो ये प्रॉब्लम है और भूख नहीं लग रही, हड्डियों के अंदर तक मसाइल हैं, कमज़ोरी है, वो खाना देखकर उल्टी मतली की कैफियत होती है, आपका मरीज़ इस कदर हेल्दी हो जाएगा कि इतना अच्छा दुनिया का कोई डॉक्टर आपको किसी हॉस्पिटल में रिजल्ट नहीं दे सकता। और जिनका बहुत पुराना हो चुका है और साल से आ रहा है, वो इसी प्रोसेस को डेली बिला नागा सुबह खाली पेट एक दफ़ा सिंगल डोज जो इसकी बनती है वो सिर्फ 8-10 दिन या 10 से 12 दिन वो ले ले तो उसका ये मुस्तकिल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला इसका जो फीडबैक आपको आएगा लोगों का, वो कहेंगे कि इसको इस्तेमाल करने के बाद उनको जो फ़ायदे हुए। हाँ, इसके लिए एक चीज़ ये है कि वो सब्जियों में कद्दू, टिंडा, घिया तोरी, मूंगी की दाल छिलके वाली और उसके साथ जो है वो काले चने का शोरबा, चने नहीं खाने शोरबा लें। और बकरे का गोश्त लेकर, ये जो हम ड्रिप लगवा लेते हैं जाके 3-4 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, बकरे का गोश्त अभी कमेंट आएगा नीचे के जी बहुत महंगा है, कहाँ से लें, गरीब आदमी कैसे ले। गरीब आदमी 5,000-3,000 की ड्रिप लगवा लेता है कि ताकत आएगी, डॉक्टर कहता है इससे बुखार उतरेगा। तो वही बकरे का गोश्त लेकर आए और उसकी यखनी बनाएं और वो यखनी उसको इनटेक करवाएं, तो आपका पेशेंट इस कदर कमाल का हो जाएगा कि मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, बल्कि सुनो कि पूरी टीम को जो है इसका सवाब और अजर और दुआएं मिलती रहेंगी। क्या बात है। वो वैसे भी डॉक्टर साहब आपकी वीडियो के नीचे दुआएं हमें देते रहते हैं और सवालात भी पूछते रहते हैं। अच्छा, आखिरी में आप देख सकते हैं कि यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये मसला गट का, इंटेस्टाइन का, टाइफाइड के बहुत मसाइल हैं। कुछ के रूनुमा हो जाते हैं, कुछ के देर बाद पता चलता है कि इतना गट इशू चल रहा है, क्या कहेंगे? असल पे यूथ इस वक्त जो है ना, इसको बैक टू नेचर होना पड़ेगा। ये फितरत और नेचर के अपने आप को करीब लेकर आए। ये जो हमने फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, यकीन करें जो जिसका बच्चा नहीं मान रहा ना, उसको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ एक दिन के लिए आप किसी भी डायलिसिस सेंटर में ले जाकर विजिट करवाएं और देखें वहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक गले के ऊपर फस्टूलाज ऐसे बने हुए हैं और यहाँ से ब्लड साफ हो रहा है। गुर्दों के लिए यहाँ से भी बने हुए हैं कुछ के फस्टूलाज, आप उनको बच्चे बड़े सबको दिखाएं कि ये देखें, और वहाँ विजिट करना चाहिए और पूछना चाहिए उनसे कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे कितनी लेते थे, बर्गर कितना लेते थे, पिज़्ज़ा शवारमा कितना लेते थे, अब क्या हालात हैं। इसी तरह से आप उनको जो लिवर के या स्टमक के बच्चे मतलब सुनते नहीं, आप एक दफा उनको प्रैक्टिकल दिखा देंगे ना तो क्या पता वो आपकी बात आसानी से सुन लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। तो ये सेगमेंट जरूर देखिएगा अगर आपसे मिस आउट हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी जिससे आप अपनी तबीयत को, अपने गट सिस्टम को, टाइफाइड से खुद को बचा सकते हैं। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपको बताएं कि मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के पोस्टमार्टम में गला दबाकर कत्ल करने की तस्दीक हो चुकी है। इब्तदाई तफ्तीश में तमाम मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है, जिसके बाद मकामी अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है, इस पर बात करने के लिए रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया है सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सदाकत अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया सदाकत आपकी मौजूदगी का। बताइएगा कत्ल की इस वारदात में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी, गैरत के नाम पर जिरगे के फैसले पर 18 साला सिद्रा के कत्ल का वाक़या 17 जुलाई को पेश आया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या उस रोज़ पेश आया जिस रोज़ रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल थी। ये लड़की जो है रावलपिंडी के फौजी कॉलोनी की रिहायशी थी और इसके ने जो है 12 जुलाई को जो है मुजफ्फराबाद में उस्मान नामी लड़के से कोर्ट में जाकर शादी की थी। और जबकि इसका जो पहला शोहर जो दावेदार है, जिसको मुबैना शोहर कहा जा सकता है, कि उसकी जानिब से अभी तक अदालत में या पुलिस को जो है वो किसी किस्म का उस निकाह के हवाले से कोई दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाई गई। जिरगे का जो सरबराह था असमतुल्लाह, जिसके खिलाफ रावलपिंडी में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है, उसने मुजफ्फराबाद से जाकर इस बच्ची को वहाँ से ये लेके आए और उसके ससुराल वालों को ये कहा कि जब ये लड़की से शादी कर ली
है, तो अब हम इसको बाइज्जत तरीके से रावलपिंडी से रुखसत करेंगे। जब उसको यहाँ पर लाया गया तो उसको मुबैना तौर पर पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसका गला दबाकर मुंह पर से सराना रखकर उसकी सांस बंद करके उसको जो है वो कत्ल किया गया। उसके सर पर भी चोटें थीं, उसकी गर्दन पर भी निशानात थे और इसी तरह उसके चेहरे पर भी जो है तशद्दुद के निशान थे और चेहरा उसका जो है वो नीला हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है इब्तदाई जो चीज़ सामने आई है उसमें डॉक्टर्स ने इसका गला दबाकर और सांस बंद करके इसकी मौत की तस्दीक कर दी है। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर अभी तक 7 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको अदालत में पेश किया गया। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो जिरगे का सरबराह है असमतुल्लाह, ये दंदनाता फिरता रहा और हमने इसकी फुटेजेस भी देखी कि बाइक पर बैठा हुआ है और एक क्लाशनकोफ इसके हाथ में भी है। उसकी तस्दीक हो सकी है फुटेज की, और ये भी बताइएगा कि इसके खिलाफ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले से, तो उस फुटेज के आने के बाद क्या इसके खिलाफ कार्रवाई की गई और क्या इसे पहले कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई और पहले कितनी बार ये गिरफ्तार हो चुका है? जी, इसके खिलाफ रावलपिंडी के थाना सिटी में 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें इसने ट्रैफिक वार्डन को जो है वो धमकियां देने और इसके अलावा उसकी वर्दी फाड़ने का इसके खिलाफ एक कार सरकार मुदाखलत और पुलिस मज़ाहमत का एक मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है। इसी तरह पुलिस को जो है धमकियां देने का एक दूसरा मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज है। और ये जो फायरिंग की जो फुटेज है, जो गुज़िश्ता साल जब यहाँ पर तजावज़ात के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन किया था तो इसने हवाई फायरिंग की थी, जिस पर इसके खिलाफ थाना सिटी में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था। ये दोनों मुकदमा में अभी तक जमानत पर रहा है और इस मुकदमे का ये मरकजी मुलजम भी इसको कहा जा सकता है। और इसके घर गुज़िश्ता रात जो है वो छापा भी पुलिस ने मारा और इसके घर में जो CCTV कैमरे मौजूद थे और जो CCTV का जो जितना भी रिकॉर्ड था वो पुलिस ने अपनी तहवीर में ले लिया। और मकतूला के जो शोहर था, जिसने दावा किया है कि वो उसका पहला शोहर है ज़ियाउर रहमान, उसके घर पर भी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं लाई जा सकी। अलबत्ता जो है असमतुल्लाह के घर से CCTV का जो रिकॉर्ड है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस मुकदमे में जो है गोरकन भी गिरफ्तार है। इसी तरह पीर वदाई कब्रिस्तान का जो कब्रिस्तान कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है वो भी गिरफ्तार है। और रिक्शा ड्राइवर जो लाश को रिक्शे में रखकर लोडर रिक्शे में रखकर जो है कब्रिस्तान लेके आया, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि असमतुल्लाह के साथ मजीद 3 गिरफ्तार मुलजम हैं जो रिमांड पर है। इसी तरह मजीद जो है 18 बंदे ऐसे हैं जो अभी तक नामालूम है, जो कब्र की खुदाई के लिए जिन्होंने यहाँ पर आकर गोरकन की मदद की, क्योंकि तूफानी बारिश थी, गोरकन अकेला था और उसके बस की बात नहीं थी कि वो अकेला कब्र को 1 घंटे के अंदर उसको तैयार करता, जिस पर जो है वो जो कमेटी का कब्रिस्तान कमेटी का जो जनरल सेक्रेटरी है सैफुल्लाह, उसकी कहने पर यहाँ पर 18 बंदों को यहाँ पर लाकर विदन जो है 1 घंटे के अंदर जो है उन्होंने कब्र को तैयार किया, लोडर रक्शे पर लाश को लाया गया, दफनाया गया और कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। पुलिस ने जब ये तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो शुकूक व शुबात ने जन्म लिया, जिस पर पुलिस ने अपनी मुद्दत में 302 का मुकदमा दर्ज करके और ज़ेर दफ़ा 311 जिसमें पुलिस मुद्दत स्टेट जो है मुद्दई बन चुकी है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, अब जो भी फैसला होगा वो अदालत करेगी। मुद्दई जो है इसी तरह जो बिल्कुल रियासत जो है वो इस मुकदमे की पैरवी करेगी और बिल्कुल ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये भी इस जुर्म के अंदर, इस कत्ल के अंदर बराबर के शरीक हैं। आनत जुर्म इन्होंने की है और उम्मीद यही करते हैं कि ये मुलज़िमान जल्द अज जल्द जो है कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें करार वाकई सज़ा भी मिल जाएगी, कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया सदाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में एक बार फिर चीनी का बहरान है कि शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची में चीनी की सरकारी कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अरबाब अली चांडियो। उनसे हम जानेंगे कि सूरत हाल है कि अरबाब बताइएगा सरकारी तौर पर क्या निर्ख मुकर्रर किए गए हैं चीनी के और शहरियों को चीनी किन दामों में दस्तयाब? हाँ जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ सरकार ये ऐलान करती है कि एक्स मिल चीनी की कीमत 165 रुपए। अच्छा, यहाँ पर कमिश्नर कराची जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के कमिश्नर है, वो चीनी की नरक की कीमत 175 रुपए जारी करते हैं। जबकि थोक मार्केट में आप चले जाएं कि जैसे ही चीनी की कीमत 175 रुपए मुकर्रर हुई तो चीनी गायब हो गई। यानी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी चीनी की कीमत कम होती है तो चीनी मार्केट से गायब हो जाती है और जैसे ही चीनी की कीमत बढ़ती है मार्केट में चीनी यहाँ पर मौजूद होती है। और दूसरा ये कि कराची के किसी भी इलाके में कोई एक नर्ख या रेट मुकर्रर नहीं है, हर किसी ने अपना रेट मुकर्रर किया हुआ है। यानी अगर चीनी की जहां अगर आपका कराची से यकीनन गुजर हुआ होगा जूड़िया मार्केट, जो कि चीनी की थोक मार्केट है,
वहां पर जाए तो चीनी 170 से सफर करती है, और कराची के मलीर के इलाके जहां से एयरपोर्ट नजदीक है वहां आए तो चीनी आपको 200, 195 और डिफेंस में तो 220 रुपए तक मिलती है। बिल्कुल ठीक है, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि होलसेल और रिटेल मार्केट्स में चीनी किस कीमत पर फरोख्त हो रही है, एक तो इन डिटेल हमें बताइए, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि क्या इंतजामिया का इस हवाले से क्या रद्द अमल है। इंतजामिया का रद्द अमल ये है कि वो सिर्फ जाकर एक पियून जाकर लोगों को एक पर्चा थमा देता है और कहता है कि इस पर अमल दरामद करो। वो क्या करता है, वो पर्चा वहां चिपका देता है जहां पर खरीदारों की नजर ही नहीं पड़ती। ये है इंतजामिया। और दूसरी बात ये कि जो थोक मार्केट वाले वो कहते हैं भाईजान देखिए हम तो 170 में दे रहे हैं, अब दूसरे के ईमान पर है कि वो 80 में भेजे, 90 में भेजे, उसका पीछा तो हम नहीं कर सकते। तो ये सारा इंतजामी नाअहली का ही मामला है, क्योंकि कीमतों को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों का फर्ज है, ना कि वफाकी सरकार का। वफाकी सरकार तो सिर्फ एक चीज मुकर्रर करती है, अब उस पर अमल दरामद कराना, सार्फिन को सस्ती चीनी फराहम करना सूबों की जिम्मेदारी है। इसीलिए तो रेट मुकर्रर करते हैं सूबाई हुकूमतें या शहरी हुकूमतें। तो लिहाजा इस मामले में फर्क है, एक तो नाअहली है सूबाई हुकूमतों की और खुसूसन शहरी सरकार की, और दूसरी तरफ ये है कि जब नाअहली हो और कोई चेक इन बैलेंस ना हो तो हर कोई अपने रेट मुकर्रर करता है। बिल्कुल अरबाब, आप ठीक कह रहे हैं। आपने रूट कॉज बताई है कराची की सतह तक कि क्यों चीनी महंगी है, क्योंकि जो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं उन पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाया जाता, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। क्या वजह है? सिंध हुकूमत के पास अफसरान की कमी है जो फील्ड में जाकर चीज़ों के नर्ख जो हैं वो चेक कर लें, या अफसर जो हैं ये से अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं कि वो ये छोटा काम करेंगे, उनके नज़दीक ये छोटा हो सकता है, या फिर एसी वाले ठंडे कमरे छोड़ने का ही दिल नहीं करता? बिल्कुल, वो अपने शान में भी गुस्ताखी समझते हैं, वो ठंडे कमरों से भी निकलना नहीं चाहते। हालांकि कराची का मौसम बहुत अच्छा है, आप आगे दीदार कर लें, कराची में बादल छाए हुए हैं, लेकिन उनको ये बादल भी सूट नहीं करते। बेसिकली एसी में बैठने की आदत है, और ये बात असल है बुनियादी तौर पर बदउनवानी की। ये जाकर ये पर्चा तो थमा देते हैं, पीछे से वही खर्ची भी ले आते हैं। ईद में खर्ची मिलती है ना, तो इनको भी नरख ऊपर नीचे करने की माकूल रकम मिलती है, जो कि जाके इनका बीटर बटोर करके ले आता है और खासा पैसा इन्हें मिलता है। ये जो चीनी में पर लग जाते हैं ना, इन परों का भी इनको फायदा होता है, क्योंकि अगर जब चीनी बड़े, मैंने कल जब मैं गया था यहाँ पर, आपसे ही टीवी स्क्रीन पर मैंने दिखाया, तो चीनी की कीमत जब 173 रुपए पर पहुंची नीचे तो चीनी गायब हो गई। मैंने खुद देखा, जैसे मैंने कहा यार यहाँ 2 बोरे पड़े हुए थे चीनी के, उन्होंने कहा जी चीनी पीछे से नहीं आ रही। तो इसका यानी अंदाजा लगाए कि एक सेटिंग से मामला चल रहा है। सेटिंग का जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि सिंध में सिस्टम बहुत मशहूर है, लेकिन ये सेटिंग जो है, ये नीचे लेवल पर जो सेटिंग है कि हम कुछ भी हम नहीं देखेंगे कि आप कितने में फरोख्त कर रहे हैं, आप जो मर्जी है जिसमें फरोख्त करो, और हमारा हिस्सा हमें घर पहुंचना चाहिए। जब ऐसा होगा तो अमल दरामद कहाँ से होगा भैया? यही सूरत-हाल कराची के शहरियों को सफर करने के लिए। अच्छा, जिस शहर में चीनी के मामले पर अगर कोई किसी को ये यकीन ही ना हो कि आज जो चीनी आई है वो कल इसी रेट पे मिलेगी, तो उस शहर में लोगों ने अब मजामत करना भी छोड़ दिए। लोग, हाँ, दुकानदार कह रहे हैं कि बाद दुकानदारों ने इम्प्रेस मार्केट में ही बाद दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दिया है। हमने उनसे पूछा भाई क्यों? वो कह रहे हैं ग्राहक आकर लगता है भाई आप हमें महंगी दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उन्होंने चीनी रखना ही छोड़ दिया। तो यहाँ का जो मिजाज है उसमें ये है कि करप्शन भी है, बदउनवानी भी है, और अकरबा परवरी भी है, नफाखोरी भी है, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरबाब चांडियो, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ऑब्वियसली सर आवाम ही कर रही है। मुश्किलात जो हैं वो एट दी एंड आवाम को ही झेलना पड़ती हैं। महंगी चीनी है और उसके बावजूद भी कुछ इलाकों में तो दस्तयाब ही नहीं है, तो शहरी जो है दोहरे अजाब में आप समझ लें कि मुब्तला है, और उनकी ज़िंदगी जो है वो कुछ फीकी हो चुकी है। और इसी बात के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हिम्मत चाहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। फेडरल लॉजेस, सरकारी हॉस्टल्स और कॉम्प्लेक्सेस पर गैर कानूनी काबिज सरकारी अफसरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया है। वजारत हाउसिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 509 अफसरान से सरकारी रिहाइश गाहें
वागुजार करवा ली गई हैं। ये वो अफसरान थे जो मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी सरकारी रिहाइशगाहों पर काबिज थे। अब इनके खिलाफ ना सिर्फ एक्शन लिया गया है बल्कि 150 से जायद नाहिंदा अफसरान को किराया अदा करने के हवाले से भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और ये बात अगर हम देखें तो खासी हैरान कुन है कि नादहिंदगान में ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर आला सरकारी इदारों के अफसरान भी शामिल हैं। यहाँ सवाल ज़रूर ये उठता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। वज़ारत हाउसिंग ने इस हवाले से एक जामे रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश भी की है जिसमें तमाम तफसीलात शामिल हैं। ये इकदाम बज़ाहिर शफाफियत और एहतसाब की तरफ एक कदम ज़रूर है, लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई इन अफसरान से वाजिबात वसूल किए जाएंगे भी या नहीं। और ये भी बड़ा अहम है कि इन रिहाइशगाहों को अब कवायद व ज़वाबित के तहत नए हकदार अफसरान को अलॉट किया जाए ताकि सरकारी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। और यकीनन हम देखें अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सतह पर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा शहर है और जो सरकारी अफसरान जो मुलाजिम वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, रिहाइश का बहुत बड़ा मसला उन्हें दरपेश होता है। उनकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा जो है वो किरायों की मद में चला जाता है। और ये बड़ा एक अच्छा रद्द-ए-अमल भी आया है कि अगर आपकी मुद्दत खत्म हो गई है तो आपको मेरे हाल में उस जगह से मूव कर जाना चाहिए ताकि आपकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट आ रही है वहां पर आए। हाँ, एग्जैक्टली। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसराइल की जानिब से गजा में इमदादी सामान की तरसील रोकने के बाद इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर ली गई है। लाखों अफराद खुराक, पानी और मेडिसिन की किल्लत का शिकार हैं। इसराइल अब तक टनों बारूद बरसाकर 59,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। तो दूसरी जानिब बमबारी के साथ सरहदी बंदिश और इमदादी सामान की तरसील में रुकावट ने ग़िज़ाई किल्लत पैदा कर दी है। जो इसराइली बारूद से बच रहे हैं वो भूख के बायस जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। फाका कशी और ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसराइल की जानिब से इमदादी मराकज़ पर भी बमबारी की गई जिसके नतीजे में 1,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इमदाद लेते हुए शहीद हो चुके हैं। ताहम इसका तोड़ निकालते हुए उर्दन और यूएई ने पैराशूट के जरिए गजा में इमदाद पहुँचाना शुरू कर दी है और वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ा से पैराशूट के जरिए इमदादी पैकेट फेंके जा रहे हैं। तैयारों के जरिए गजा पर 25 टन इमदादी सामान पहुंचाया गया है और इस इमदादी मिशन में उर्दन के 2 C-130 तैयारे और यूएई का एक तैयारा शामिल रहा। इन तैयारों के जरिए खुराक और दीगर इंसानी ज़रूरियात का सामान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाया गया है और ये कदम इंतहाई मजबूरी की हालत में उठाया गया क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 2 बार कोशिश की गई कि कश्तियों के जरिए जो है वो जो इमदादी सामान है, खाने पीने की अशिया, ख़ास तौर पर जो अभी रिसेंटली जिस जहाज़ को रोका गया, बहरी जहाज़ को रोका गया जो कि इटली से गजा के लिए आ रहा था, इसराइली फोर्सेस ने उसे रोका, उस पर कब्जा किया। उसमें कुछ खुश खुराक मौजूद थी, बच्चों के पीने का दूध मौजूद था। जो फुटेजेस वहाँ से आ रही हैं वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। हम देख रहे हैं कि किस तरह बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो सूख चुके हैं, सूखे तने की तरह हैं और वो इस जहान फ़ानी से जो है वो जनाब कूच कर चुके हैं और इस तरह के बहुत सारे दिल दहला देने वाले मनाज़िर वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये अच्छा इकदाम है जो कि उर्दन और यूएई की जानिब से उठाया गया कि हल निकाला गया पैराशूट के ज़रिए। जो मुतासरीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उन्हें खुराक फराहम की जा रही है। और इसके साथ साथ एक और हल निकाला है आम आवाम ने, जो समंदर के थ्रू बोतलों के अंदर दालें भेज रहे हैं, आटा भेज रहे हैं। आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वायरल वीडियोस इस हवाले से कि प्लास्टिक की बॉटल्स को लोग उसमें दालें और आटा भर के समंदर में फेंके कि किसी किनारे, किसी भी मौज के साथ, किसी भी लहर के साथ, क्या पता किसी के हाथ वो बोतल लग जाए। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मजा आइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सेहत के हवाले से। एक नई आलमी तहकीक ने सेहत से जुड़ी एक आम राय को यकसर बदल कर रख दिया है। हम अक्सर सुनते आए हैं कि रोज़ाना 10,000 कदम चलना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, मगर लांसेट पब्लिक हेल्थ की ताज़ा तहकीक के मुताबिक सिर्फ 7,000 कदम रोज़ाना चलना भी दिमागी सेहत के लिए बेहतरीन है और आपको संगीन बीमारियों से भी बचाता है। बिल्कुल जी। और ये तहकीक जो है ये दुनिया भर से 1,60,000 अफराद पर मुश्तमिल मुतादिद साबिका मुतालियात का तज्जिया है। इसमें देखा गया कि जो लोग सिर्फ 2,000 कदम रोज़ाना चलते हैं उनके मुकाबले में 7,000 कदम चलने वालों में सेहत के हवाले से वाज़ेह फ़र्क पाया गया है। 7,000 कदम चलने वालों में दिल की बीमारी 25% कम, कैंसर में 6% कमी, डायमेंशिया में 38% कमी, जबकि डिप्रेशन में
22% कमी देखी गई है। इसके साथ साथ आपको मजीद बताते हैं, इसी तनाजुर में दुनिया भर में माइक्रो वॉक का रुझान भी तेजी से मकबूल हो रहा है, जिसमें हर घंटे या 2 घंटे के बाद सिर्फ 2 से 5 मिनट की मुख्तसर चहलकदमी की जाती है। बज़ाहिर ये बहुत छोटा सा अमल आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके बड़े फ़वाइद हैं। ये मामूली सी हरकत ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में, हाजमे को बेहतर बनाने में और जहनी तनाव कम करने में मदद देती है, बल्कि जिस्मानी सुस्ती को भी दूर करती है, जो कि बड़ा अहम मसला है। इसी पर बात कर लेते हैं। मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट मारिया खान साहिबा। मारिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जो नई तहकीक है 10,000 की बजाय अब 7,000 कदम है, इसको काफ़ी करार दे दिया गया है। आप इस तहकीक को कैसे देखती हैं? क्या ये अमूमी सेहत के लिए नया मैयार बन सकता है? क्योंकि अगर हम इनको काउंट करें तो ये जो 7,000 कदम है तकरीबन ये स्टेप्स बन जाते हैं 5 से 5.5 किलोमीटर की वॉक के। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पहले एक बड़ा 10,000 स्टेप्स का एक नंबर था, हर जगह आपको एप्स में मिलता था और बहुत सी जगहों पे हम देखते थे कि इसकी एडवाइस की जाती थी, इसका मशवरा दिया जाता था। अब उसके रिजल्ट में ये होता है कि अक्सर लोग समझते हैं कि या तो 10,000 स्टेप करने हैं या तो 0 करने हैं। वो नहीं हुए तो फिर 0 है, फिर बैठे रहना है। अच्छा। अब ये जो नई तहकीक आई है 7,000 स्टेप्स के अराउंड, मैं आपके साथ एक और तहकीक शेयर करूं जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की तहकीक है। रोजाना का सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट चलना आपका जो डेथ रिस्क है उसको 25% कम कर देता क्या है। बात है, So, बहुत खूब। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस को सामने रखूं तो मैं ये देख रही हूँ 99% पॉपुलेशन सिर्फ बैठी हुई है। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। हम काम पे जाते हैं तो बैठे हुए काम करते हैं, हम गाड़ी चला के जाते हैं या बाइक चला के जा रहे हैं फिर बैठे हुए हैं। हम आजकल एंटरटेनमेंट भी जो कर रहे हैं वो भी कहीं जाके मूवी देखी तो वो हमारी एंटरटेनमेंट है। तो वो जो एक पुराने दौर में एक वक्त था, हम स्पोर्ट्स खेला करते थे, फुटबॉल था, क्रिकेट था, बच्चों का स्कूल्स के अंदर गेम्स हुए करते थे। मुझे याद है जो मेरा बचपन अच्छा था, वो मारिया, साइकिल मैं आपसे चलाते हुए मजीद स्पोर्ट्स जानना भी होते चाहूंगी। थे। वैसे अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमारी एंटरटेनमेंट यही है कि हमने खाना खाया यहाँ और खाना खाया वहाँ और फिर डिनर यहाँ किया, कल ब्रेकफास्ट हम वहाँ करेंगे। इसके अलावा हमारी एंटरटेनमेंट नहीं है। मुझे ये बताइए, अगर एक इंसान बिल्कुल उसको आदत ही नहीं है, चहलकदमी की नहीं है, वॉक की आदत नहीं है, बस उसको बैठे रहना है, उसको किस तरह, कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत करनी है कि वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए कि उसने 7,000 कदम चलने हैं? 7,000 का नंबर बेहतरीन नंबर है। अगेन इसको आप अगर 10,000 पे लेके जाएं और बेहतरीन है। मगर अब बात यह है कि चलो 7,000 से भी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम ऐड करें ना सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट डेली, जिस तरह अभी आपने बात की कि सिर्फ 2 मिनट की माइक्रो वॉक, राइट, हर 1 घंटे के बाद मैंने अपने ऑफिस के फ्लोर का एक चक्कर लगा लिया। किसी के पास फाइल देनी है तो ऑफिस बॉय का इस्तेमाल नहीं किया, जाके खुद फाइल पेश की, राइट। पानी पीना है तो अगर हम दफ्तरों में देखते हैं तो अक्सर ऑफिस बॉय को कॉल किया जाता है, खुद जाके अपने लिए पानी भरा। हम लिफ्ट की जगह अगर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, छोटी छोटी स्मॉल मूवमेंट्स पूरे दिन में आपकी जिंदगी को लंबा करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मूड बूस्ट। और मारिया, ये तो सुन्नत रसूल भी है कि जो अपने काम हैं छोटे छोटे, ये आपको खुद सर अंजाम देने चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो सुन्नत को भी अगर हम देख लें, माशाल्लाह सुन्नत में अगर हमारी कौम ने अगर ना अमल करना है तो फिर हुसैन सल्लम की सारी सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। जबरदस्त बात की आपने। राइट, तो फिजिकल एक्टिविटी मतलब ये कि जो छोटी चीजें वो कर सकते हैं, कम से कम वहां से तो स्टार्ट लेना। एब्सोल्युटली, वॉक करें। आप कोशिश करें कि हर चीज नॉर्मल है। हम देखेंगे दही लेने के लिए भी अक्सर गाड़ी या बाइक को निकाला जा रहा होता है। 5-10 मिनट अगर आपका मरकज दूर है, दही की दुकान, नान की दुकान दूर है, तो उसको आप पैदल चल के जाएं। आप देखेंगे आप। अच्छा मारिया, वो कहते हैं कि हम पैदल चल के चले जाएं, लेकिन आप देखें हब्स का गर्मी का मौसम है और पसीना बहुत ज्यादा आता है, बुरा हाल हो जाता है। तो मौसम बेहतर हो तो फिर तो चले हम वॉक कर लेते हैं, सर्दियों में तो हम करते हैं, लेकिन इस मौसम में बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से ये बहाना बनाया जाता है।
यस और मैं अगर आपको बताऊं ना, मुझे काफी अरसा हो गया इस फील्ड में। ये बहाना हर वक्त है, कभी बहुत सर्दी है, कभी बहुत गर्मी है, कभी So बारिशें true. हैं, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, कभी बहुत हफ्स है, कभी ये कांस्टेंट। अगर आप बहाना बनाते रहेंगे तो बहाने हर मौसम में आपको तो मिलेंगे। मारिया, मेरा आपको आपसे थोड़ा सा ये सारी सवाल है चीज़ों कि शुरुआत कहाँ से की जाए, क्योंकि 7,000 जो बिल्कुल वॉक नहीं करते उनके लिए 7,000 कदम भी बहुत ज्यादा हैं। किस तरह उनको Simple मोटिवेट steps. किया जाए? अपने ऑफिस में 2 कदम आगे 2 कदम ठीक पीछे, है। घर में बाहर जाने की भी अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत बड़ा काम है, जूते पहनने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे एक कमरे में आप इस तरह की वॉक कर सकते हैं। वो भी अच्छा। स्टेप्स हैं। ठीक है। तो रूम से स्टार्ट करें। हफ्ता एक आप कमरे में करेंगे ना, फिर वो आपको होगा कि यार थोड़ा सा मुझे लंबा सा एली चाहिए, मैंने उसमें वॉक करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद दिल करेगा। मसला ये है कि हमारे जिस्म का कि जितना ज्यादा आप इसको रिलैक्स करेंगे उतना ज्यादा आपका दिल करेगा कि अब मैंने कुछ नहीं करना। ये मेरे साथ भी होता है, मैं जो बात करती हूँ उसके ऊपर। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी में हफ्ते का गैप आ गया, कोई 1000 मामलात होते हैं आपकी लाइफ में, तो अगर हफ्ते का गैप आ जाए, हफ्ते बाद मेरा दिल नहीं करता, फिर मैं अपने आप को पुश करती हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपको मजा आके करेगा और आपको खुद ब खुद कोई अवतार उतरेगा ऊपर से, ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी लाइफ का एक्शन प्लान बनाना है और मत करें कोई लंबी चौड़ी एक्टिविटी, सिंपल वॉक को ऐड करें। अच्छा मारिया, वॉक करने से मैं आपको बताऊं, ज्यादातर मेरे जो पास लोग हैं ना, वो दफातर में हम देखते हैं, जिस तरह बात आप कर रही थी कि पानी भी जो है वो तब तक नहीं पियेंगे जब तक ऑफिस बॉय ला के नहीं दे देता, टेबल पे नहीं पेश करता साहब को। तो किस तरह से जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं और जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और मोटापे की तरफ, बीमारियों की तरफ जाने से उन्हें बचा सकती है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आप देखें ना कि वेस्ट को अगर हम थोड़ा सा देखें, लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, वहां पे ना स्टैंडिंग डेस्क का कॉन्सेप्ट है। आपको नजर आएगा कि वो टेबल जो है ना, ऐसे क्रैंक करो वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है। अच्छा, वो खड़े होके काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने तीसरी चीज एक और लगाई है कि अगर मैंने काम करना है, हमें थोड़ा सा इसको कॉन्शियस होके सोचना पड़ेगा कि काम तो करना है ना, काम तो नहीं छोड़ सकते। अब हमारा ऑफिस का यही तरीका है, यही सेटअप है कि इस तरह का डेस्क सेटअप है, तो मैं एक छोटा सा टेबल लें, उसके ऊपर अपना लैपटॉप रखें, खड़े होके काम करें। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे सिर्फ खड़े हैं बनिस्बत उसके कि आप बैठे हैं 4-5 घंटे, आप 3 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अब अक्सर हम देखेंगे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बैठने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम खड़े होके स्टैंडिंग मीटिंग कर सकते हैं, वॉक एंड टॉक मीटिंग होती है। आप अगर देखें वहाँ पे बड़े बड़े जो प्रेसिडेंशियल लेवल के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने हमारे जब प्राइम मिनिस्टर गए थे लास्ट टाइम, तो उस वक्त ट्रम्प ने वॉक एंड टॉक मीटिंग की थी जी, राइट। इतना कूल और अच्छा समझा जाता है इन चीजों को, तो हमें ये ऐड करना है लाइफ में। अक्सर जब मैं लोगों को बताती हूँ कि आप कोशिश करें ज्यादा खड़े रहें, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऐसी मीटिंग है जहाँ पे आप अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं, तो आप खड़े होकर स्टैंडिंग मीटिंग। मारिया, इसके अलावा ये भी कहा जाता है ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कोई एंजाइटी का कुछ मामला चल रहा है या डिप्रेशन आपको होने लग गया है, तो आप वॉक करना शुरू करते हैं। यस, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा। कभी ऐसा होता है मेंटल ब्लॉक इधर लगा होता है, समझ ही नहीं आ रही होती है जिंदगी में क्या करें। आप जैसे फिजिकल एक्टिविटी वॉक पे निकलेंगे ना, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, डोपामिन का हिट देगा। 4 बेसिकली हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोज आई वुड कॉल इट, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं फिजिकल एक्टिविटी के लगातार करने से। और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब नहीं है कि आपने जिम जाके कोई हैवी ड्यूटी चीज करनी है, नहीं, सिंपल वॉक। और बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, चलें 15 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट्स अ डे, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, आधा घंटा। और अक्सर जब मैं लोगों को बता रही होती हूँ मेरी प्रैक्टिस में, आके कहते हैं मारिया कोशिश करिए 1 घंटा रोजाना लाजमी वॉक करें। और जब मैं बोलती हूँ ना 1 घंटा रोजाना लाजमी वॉक करें, तो लोग कहते हैं 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है। आप मारिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर हम माइक्रो वॉक से स्टार्ट करें, इसके साथ साथ माइक्रो वॉक के साथ साथ अगर आप घर के ही छोटे छोटे काम करना शुरू कर दें, आप एक्टिव भी फील करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही काम करेगा। बहुत शुक्रिया मारिया, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने हमें हल दे दिया है कि किस तरह हम एक्टिव रह सकते हैं, अपने घर के काम भी परफॉर्म कर सकते हैं, माइक्रो वॉक भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें जिम जाना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक लॉन्ग वॉक पर जाना है या जॉगिंग करनी है, आप घर के कामों से एग्जैक्टली एक्सक्यूज नहीं है।
और एक और बात बड़ी इन्होंने दुरुस्त की कि जिस दिन आप एक्टिविटी नहीं करते ना कोई, तो अगले दिन भी आपका मन नहीं करता कोई भी काम करने का, रूटीन आप सेट सुस्त हो जाती है ना, जाते तो हो। सुस्ती की भी रूटीन सेट हो जाती है। अगर आप एक्टिव हैं, वो आपकी रूटीन अच्छी बनी हुई है, तो हाँ। फिर सुस्ती के भी दिन आते। एग्जैक्टली। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। शादी हमारे माशरे में महज दो अफराद के दरमियान रिश्ता नहीं, बल्कि ख़ानदान, रिवायात और समाजी तवक्कुआत का एक ऐसा बंधन है जिस पर हर तरफ से नज़रें जमी होती हैं। बदकिस्मती से ये नज़रें अक्सर ज़ाहिरी खूबसूरती, जिस्मानी साख्त और समाजी मयार पर ही मरकूज होती हैं। ख़ासतौर पर जब बात आए एक लड़की की, तो कद, रंग, वजन और चाल ढाल सब कुछ रिश्ता देखने की कसौटी पर परखा जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि ये तनकीद का बायस बन जाती हैं और मोटापे का शिकार लड़कियां ना सिर्फ रिश्तों में रद्द किए जाने का दुख सहती हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाती हैं, खुद एतमादी की कमी हो जाती है, समाजी शर्मिंदगी जैसे बहुत सारे मसाइल हैं जो दरपेश होते हैं ऐसी ख़वातीन को, ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को। अब इसी पर मज़ीद तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, रिलेशनशिप कोच हैं मिसेस। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आपके तजर्बे में बहुत सारी ऐसी लड़कियां आपने देखी होंगी जो कि मोटापे का शिकार हैं, और फिर आप देखती हैं कि रिश्ते नहीं मिल रहे, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, और फिर वो परेशान हो जाती हैं, दुख में मुब्तला हो जाती हैं, नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाती हैं। क्या कहेंगे इस माजरे के बारे में? बेटा, वैसे तो हमारे सोशल मीडिया पे सूखी सड़ी हुई लड़कियों इतना देखती हैं कि लोगों को वो सूखी सड़ी हुई लड़कियां ही पसंद आती हैं, लेकिन जो ओबीस, जो ज़रा मोटी लड़कियां हैं और चबी लड़कियां हैं, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं। उनके बारे में तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ भी आती हैं, बैठती हैं, जो कुछ भी लगाती हैं, पहनती हैं, ओढ़ती हैं, तो अब आप ये देखें, एक ज़रा सही वज़ाकता की लड़की अगर पहनेगी, दुबली पत्ती, ज़रा स्मार्ट, उसके पर कितना जचेगा। अगर मोटी मुटल्लो होगी, वो कुछ भी अच्छे से अच्छा पहन लेगी, उसके ऊपर जचेगा नहीं। क्या होगा, उसको जब बाहर जाएगी तब भी उसकी फ्रेंड्स भी उसको रोक टोक करेंगी, उसका मजाक उड़ाएंगी, इतनी मोटी हो जाती हैं। या कोई जब उनका रिश्ता आ रहा होता है और रिश्ते वालियाँ आती हैं, तब वो नाक मुँह चढ़ाकर और रिजेक्शन हो जाती है उनको। बार बार जब कोई रिश्ता आता है तो वो उनको रिजेक्शन का सामना होता है, तो फिर वो क्या होती हैं, बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर वो रिश्ते वालों के सामने ही नहीं आती है और अपनी माँओं से लड़ती हैं। माँओं से क्या लड़ना, इतनी चीज़ें निकल आई हैं, इतनी चीज़ें। सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी डाइट, आप अपनी जिम, बल्कि इसके अलावा भी हज़ार चीज़ें हैं। अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको बताऊं, जिससे आप अपना वजन कम कर सकती हैं, आप खूबसूरत लग सकती हैं। अच्छा आपा, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? ऑब्वियसली आपने बहुत सारी लड़कियों के अच्छे रिश्ते भी करवाए होंगे, उनकी सुलह भी करवाई होगी। कोई लड़की जो बहुत मोटी है या चबी है सिर्फ, और उसको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, उसके लिए आपने कोशिश करवाई होगी डेफिनेटली कि आप ये कहवा पिएं, वर्जिश करें, वॉक करें, लेकिन फिर भी उसका वजन कम नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं लड़कियों के जो सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं होते, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उस सूरत हाल में आप किस तरह डील करती हैं, क्या कहेंगी? हाँ, उनको हर वक्त रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जब रिजेक्शन पे रिजेक्शन हो तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और खाने लग जाती हैं। फिर उनको वो कहती हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और खा रही होती हैं। लेकिन अगर कोई मोटी लड़की, कोई एसएसपी, सीएसपी ऑफिसर हो, या कोई किसी ऐसी मजेदार पोजीशन में हो, चाहे वो मोटी हो, खसोटी हो, कैसी हो, उसकी हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे लालच का भी आंसर आता है, वहाँ पे एक पोजीशन भी मिलती है, वहाँ पे आपको नौकर भी मिलेगा, वहाँ पे आपको ड्राइवर भी मिलेगा, वहाँ पे मियाँ को गाड़ी भी मिलेगी। तो वो फिर वो मोटी वोटी नहीं देखेगा, और घर वाले भी नहीं देखेंगे, कहेंगे ले भाई हमें तो गाड़ी भी मिलेगी, ड्राइवर भी मिलेगा, अरे चलो मोटी है तो क्या हुआ। हाँ। कोशिश करते हैं उसको दुबला भी कर देंगे, वो कोशिश भी करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करेंगे। जाहिर है एक शौहर को जब एक पोजीशन वाली औरत मिलेगी तो वो चाहेगा कि उसको जरा कम करे। आपको नहीं लगता ये दोहरा म्यार है मर्दों का कहीं ना कहीं, कि उनको खूबसूरत भी चाहिए, पतली लड़की भी चाहिए, पीएचडी भी हो, लंबे बाल भी हो, लेकिन साथ साथ
वो उन खवातीन और उन लड़कियों को भी रिजेक्ट करते हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं, अगर किसी पोजीशन में हैं और चबी भी हैं। ये क्या आपको लगता है कि किस तरह की साइकोलॉजी चल रही है मर्दों के हवाले से या उनकी माओं के हवाले से अगर बात की जाए? हाँ, माएँ भी देखें, लालच तो शादी क्या है, शादी एक बिजनेस है। अब वो शादियां नहीं रही कि दोनों प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपनी औलाद को बड़ा करेंगे, अपने वो इस्लाम की खातिर। इस्लाम कहता है शादी करो, अच्छे बंधन में बंधो, अपने बच्चों को अच्छा रेज करो और उनको जन्नत मिलेगी अगर वो नेक बच्चे पैदा करके और उनको बड़ा करके और उनको अच्छे इंसान, अच्छा मुसलमान बनाएंगे तो उनके लिए जन्नत है माँ बाप के लिए। ऐसे लोग जो कि मटीरियलिस्टिक हैं और ऐसी औरत से शादी करेंगे, अरे यहाँ से तो खूब मिलेगा, गाड़ी ड्राइवर वगैरह हम ऐश करेंगे और इतना पैसा कमाएगी, गवर्नमेंट ऑफिसर है, हमारे क्या ठाट बाट होंगे, तो ये कोई शादी थोड़ी हुई। ये तो आपका एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप तो लड़कियों की भी तो एक्सपेक्टेशंस की फिर जो फहरिस्त है ना बड़ी तवील होती है, वो भी फिर खत्म नहीं होती, आपको पता है, आप बेहतर अंदाज में जानती हैं। और लड़कियों को भी ये कम से कम अगर मोटा आदमी हो और काला आदमी हो तो औरत उसको भी नहीं पसंद करेगी जब तक कि उसके पास पैसा ना हो। हाँ, काला रूटा सड़ा हुआ हो लेकिन पैसा खूब हो तो बुढ़े से भी कर लेगी। तो मतलब दोनों तरफ आपा पैसे की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, दोनों तरफ पैसा चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना, स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। ये कह सकते हैं कि मोटापे का मसला नहीं है, पैसे की मोटी गड्डियों का मसला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ पैसा होगा वहाँ बुढ़े से भी शादी कर लेंगे, आपने देखा ही है। और जहाँ पैसा होगा तो मोटी लड़की और काली लड़की से भी कर लेंगे क्योंकि उधर उनके घर में पैसा आ रहा है, माल आ रहा है। और आपको पता ही है CSP ऑफिसर, CSS ऑफिसर, इनके घरों में सिर्फ ये नहीं कि वो क्या नाम का वो ये आता है, पैसा आता है, चीज़ें आती हैं इनके घरों में, बल्कि पेटियों की पेटियां आती हैं, आमों की डब्बे आ रहे होते हैं, मिठाइयों के, चीजें आ रही होती हैं बाहर से, बहुत कुछ आ रहा होता है, इनके घर भरे हुए होते हैं। वो तो आपा फिर अकीदत में, मोहब्बत में आ रहा होता है, बल्कि कोई ना कोई जो काम है वो करवाना मकसूद होता है किसी अफसर से, इसलिए ये चीजें आ रही होती हैं। नजब, वैसे मेरा ख्याल है खवातीन को ये भी समझ लेना चाहिए ये बात कि वो मीठे पे जो अपना समझती है ना कि पैदाइशी हक है हमारा, खास तौर पे ये चॉकलेट्स और ये भी बहुत ज्यादा ओबीस आपको बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी है माजरा। इसके साथ साथ उज़ैर हार्मोनल इश्यूज बड़े होते हैं खवातीन के। बहुत सारी लड़कियां इतना खाती नहीं हैं, लेकिन अगर उनको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो उनकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से वो कुछ ना भी खा रही हो तो वो फूलने लग जाएंगी। जान नहीं होगी हड्डियों में उस तरह ताकत नहीं, लेकिन वो फूलने लग जाएंगी। ये भी बता दीजिएगा कि आप समझती हैं कि जो सोशल मीडिया है उसने भी बहुत ज़्यादा जो है ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि लड़की जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होनी चाहिए और एक आइडियल फिजिक उसकी होनी चाहिए। हाँ, आइडियल फिजिक नहीं, सूखी सड़ी हुई लड़की होनी चाहिए। अच्छा, उसके ऊपर मांस बोटी नहीं होनी चाहिए, पतले पतले हाथ होने चाहिए, पतली पतली सी टांगे होनी चाहिए। मुझे तो वो बिल्कुल देखने में इंसान हल्का सा उसके जिस्म पे मांस बोटी हो ताकि कुछ लगे तो सही, है ना, शक्ल खूबसूरत लगे। अच्छा मिसेस खान, सोशल मीडिया की बात हो रही है तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी भी ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारी बहुत सारी आर्टिस्ट ऐसी हैं जो कि चबी हैं, जिनका वेट गेन है, पहना उतारा उनको बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगती हैं, लेकिन अगर आप उनके नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं तो वहाँ पे भी मर्द नहीं छोड़ते उनको कि मोटी है, तुम क्या क्या खाती हो, पहले अपने आप को तो दुरुस्त। और इतने इतने बुरे कमेंट्स उनको मिल रहे होते हैं कि वहाँ पे अपनी तरफ से तो वो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही होती है कि कोई बात नहीं, अगर आप चबी भी हैं तो भी आप इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं, अपने कपड़े प्रमोट कर सकती हैं, PR कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी तो अगर देखा जाए मर्द हजरात, हमारी सोसाइटी वहाँ पे नहीं बख्शती खातून को। तो मिसेस खान वो भी तो फिर ये पोस्ट लगा रही होती ना कि मैंने इतने किलो वजन कम कर लिया है और ये कावा मैंने पिया है, इसको आप जो है खरीदें, ऑर्डर करें, मुझे देखा देखी। हालांकि देखने वाले समझ रहे होते हैं कि जनाब कल की तस्वीर में भी कोई फर्क नहीं था, 10 दिन 15 वाली पे 10-15 दिन पहले वाली में भी और अब वाली में भी कोई नहीं। क्या कहेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाज़ लड़कियां जो बिल्कुल चाहती हैं कि हम दुबला हो जाएं, वो तो 1 महीने के अंदर मैंने देखा है वो उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और हल्की सी चबी लड़की बल्कि मुझे तो अच्छी लगती है।
जरा क्यूट लगती है, पहना ओढ़ा उस पे भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। जरा तरीके से पहने ओढ़े, इस तरह पहने ओढ़े जो उसके ऊपर जचे तो वो बुरी नहीं लगती, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो वो निहायत बुरी लगेगी। उसको अपना केयर करना चाहिए। बैठी है तो यहाँ से भी गोश्त लटक रहा है, बैठी है तो यहाँ से भी गोश्त रहा है, हाथों में मोटे मोटे हाथ है, ये वाली चीज़। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मिसेस खान। मिसेस खान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को इलेबोरेट किया और साथ ही साथ तफसीलन भी बताया कि किस तरह की लड़की बेहतर होती है, कि ना आप बहुत पतली हो ना आप बहुत मोटी हो, एक मुनासिब अंदाज में हो ताकि आपको पहना और उतारा अच्छा सेल्फ लगे। लव जरूरी है, खुद से मोहब्बत करनी चाहिए, खुद को वक्त देना चाहिए आपको ताकि आप फिट रह सकें, खूबसूरत लग सकें। लेकिन साथ साथ उज़ैर मैं एक और बात भी कहूँगी कि जहाँ पे सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी की बात होती है, अगर आप पतले हो मोटे हो डजंट मैटर, आपके पास टैलेंट है, कोई चीज़ प्रमोट करो, दैट्स गुड। लेकिन वहाँ पे एक सोसाइटी का हम देखते हैं ना, एक पोर्ट्रेट सेट हुआ हुआ है कि भाई इस तरह की खास लड़की चाहिए हमें खुद के लिए, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। पहले खुद को काबिल बनाइए। और मुझे लगता है ये जो मामला है ना, वो ही मर्द हजरात ज्यादा करते हैं जो खुद काबिल नहीं ख्वाहिश में होते। और हासिल करने में बहुत सारा क्या फर्क बात है, क्या बात है। अल्लाह हाफिज।